हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नए अध्याय की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। यह 9वां अध्याय है कक्षा 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का। नाम है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। और दोस्तों, यह अध्याय में पेज नंबर 122 से 126 पर जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको मैंने अच्छी तरह पढ़ा है, समझा है और जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल सकते थे उनको ऐड करते हुए वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और यह वीडियो किसके लिए हेल्पफुल है। तो जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो हेल्पफुल है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। हमारे अतीत 2 कक्षा 7 की हिस्ट्री की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक 9वां अध्याय क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण और यह अध्याय का यह पहला पार्ट है। चलिए स्टार्ट करें। तो लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। दोस्तों, हमारे पास किसी और राज्य का कोई व्यक्ति कुछ बात पूछने के लिए आता है तो उनकी भाषा से हमें पता चल जाता है वो किस राज्य से बिलोंग करता है। तो कुछ इसी तरह की बात यहाँ की गई है कि लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल अथवा उड़िया भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इमेज में आप देख सकते हैं मैप में। तो दोस्तों, मैप में यह है तमिलनाडु और यह है उड़ीसा। तो क्या आप सभी राज्यों को पहचान सकते हैं? मैं एक राज्य पर क्वेश्चन मार्क करता हूं और आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि यह कौन सा राज्य है। ओके, चलिए यहां पर मैंने क्वेश्चन मार्क किया है, बताइए यह कौन सा राज्य है। आगे बात करें तो एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहां सेट किया है। उड़िया भाषा किस राज्य में बोली जाती है? उड़िया भाषा किस राज्य में बोली जाती है? उड़ीसा राज्य में बोली जाती है। सही आंसर ऑप्शन सी। और इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भी भूमिका रही है। दोस्तों, मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे गुजरात में कुछ खास नृत्य है। जैसा कि हमारे गुजराती लोग गरबा लेते हैं, यानी कि नवरात्र के त्योहार पर वो गरबा घूमते हैं, यानी कि गरबा लेने के लिए जो पवित्र तीर्थ स्थान होते हैं उनके जो मैदान होते हैं वहाँ चारों तरफ घूमते हैं। तो हमें पता चल जाता है और हमारे गुजराती लोग जहाँ भी घूमने के लिए जाते हैं तो अपने साथ खाखरा और जलेबी लेकर जाते हैं। तो भोजन से भी पता चल जाता है कि हम किस राज्य से बिलोंग करते हैं। देखो, इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र के कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है। आंसर बताइए। किसी खास क्षेत्र की पहचान हम कौन से आधार पर कर सकते हैं? किसी खास क्षेत्र की पहचान हम कौन से आधार पर कर सकते हैं? दोस्तों, भोजन के आधार पर, वस्त्र के आधार पर और नृत्य के आधार पर भी यह सभी क्षेत्र की पहचान की जा सकती है। तो सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदलते हैं और सच तो यह है कि आज भी यह संस्कृतियां बदल रही है। एक क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है।
इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। एक बार फिर से पढ़ ले कि जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदलती रहती है, और सच तो यह भी है कि आज भी यह संस्कृतियां बदल रही है और ये क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रियाओं से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि कुछ परंपराएं हैं, कुछ रीति रिवाज है, वो समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी है जो समय के साथ भी नहीं बदली है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद कुछ नया स्वरूप धारण कर लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। एक बार फिर से पढ़ लो जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियां समझते हैं वे समय के साथ साथ बदली है, और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। एक क्षेत्रीय संस्कृतियां जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई है। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे कि कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों की खास अपनी पहचान रखती है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। जैसा कि गणेश चतुर्थी का त्योहार है तो महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है, ठीक उसी तरह गुजरात में भी मनाया जाता है। तो कुछ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है, परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। हमारे गुजरात में नवरात्र का त्योहार जिस तरह मनाया जाता है, तो यही त्योहार दोस्तों दुर्गा पूजा के नाम से बंगाल में किसी और रूप से मनाया जाता है। ओके, और आगे बात करें तो चेर और मलयालम भाषा का विकास। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। तो यहाँ दोस्तों एक उदाहरण दिया गया है कि महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। क्या? चेर और मलयालम भाषा का विकास दोस्तों यह अध्याय में बताया गया है। तो यह चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ, तो एक उदाहरण के जरिए हमें समझाया गया है कि महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, यह 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। आंसर बताइए, महोदयपुरम का चेर राज्य निम्न में से किस राज्य का एक हिस्सा है? तो मैंने आपको बताया महोदयपुरम का चेर राज्य केरल राज्य का एक हिस्सा है। सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ पर पढ़ो, महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, यह 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। तो सही आंसर बनता है केरल राज्य। और संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। केरल राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम भाषा। और शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी कि मलयालम भाषा में लिखा गया यह अभिलेख क्षेत्रीय भाषाओं में लिखा गया सबसे पहला अभिलेख माना जाता है। एक बार फिर से पढ़ लो कि संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी, यानी कि केरल राज्य में बोली जाती है। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। दोस्तों, संस्कृत के महाकाव्यों में रामायण और महाभारत का नाम आता है। तो एक बार फिर से पढ़ो
कि साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है और संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियों जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। क्या दोस्तों, यह मलयालम भाषा जिसकी जो पहली साहित्यिक कृतियां है वो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है और यह मलयालम भाषा प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा की ऋणी है। चलिए आंसर बताइए, मलयालम भाषा प्रत्यक्ष रूप से कौन सी भाषा की ऋणी है? तो मलयालम भाषा प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत भाषा की ऋणी है। सही आंसर ऑप्शन डी। यही भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ जिसका नाम है लीला तिलकम, लीला तिलकम नामक ग्रंथ की फ्रंट पेज इमेज में आप देख सकते हैं। यहां पर पढ़ो, मलयालम भाषा में क्या लिखा है? लीला तिलकम। आपने पढ़ा? मुझे नहीं आती, लेकिन मैंने जो यहां आपके सामने इमेज रखी है वो प्रॉपर इसी किताब की है। तो लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था यह ग्रंथ। क्या? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया यह व्याकरण तथा काव्य शास्त्र का एक ग्रंथ है जिसका नाम है लीला तिलकम। और मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हीरा और मूंगा। जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। एक बार फिर से पढ़ लो, आगे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखने वाला हूँ। यही भी एक काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था यह ग्रंथ। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। जो यहाँ दो भाषाओं के यानी कि संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। आंसर बताइए, मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। तो यहाँ हीरा और मूंगा, तो आंसर बन जाता है ए और बी दोनों। तो सही आंसर ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन, लीला तिलकम ग्रंथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो, लीला तिलकम के संदर्भ में पहला सेंटेंस, यह ग्रंथ व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है। तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही। यह ग्रंथ खरोष्ठी शैली में लिखा गया था। तो यह कथन गलत है, क्योंकि लीला तिलकम ग्रंथ कौन सी शैली में? मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था और यहाँ पर लिखा गया है खरोष्ठी। तो यह सेंटेंस है वो गलत हो गया। हमारा आंसर बनता है केवल एक नंबर का सेंटेंस सही। आंसर है ऑप्शन ए। और दोस्तों आगे एक ऐसा क्वेश्चन आपके लिए सोचने के लिए रखा गया है यह टेक्स्ट बुक में, कि पता लगाए कि आपके घर में आप जो भाषा या भाषाएं बोलते हैं उसका या उनका लेखन में सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ था। आप अपने घर में जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं तो यह भाषा का सबसे पहले कब प्रयोग हुआ था, लेखन में सर्वप्रथम किसने लिखा था, उनके बारे में आप तलाश करें। ओके। और एक ऐसा चित्र एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है और यह किस भाषा में लिखा गया है? जो मुझे आती है वैसी भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा है? मलयालम भाषा है। देखो, मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख है। क्या? मलयालम भाषा में लिखा गया एक अभिलेख है जो इमेज में आप देख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि मुझे मलयालम नहीं आती है, मुझे तो सिर्फ गुजराती, हिंदी और थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। एक और क्वेश्चन रखा गया है एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में कि पता लगाए कि पिछले 10 सालों में कितने नए राज्य बनाए गए हैं। क्या इनमें से प्रत्येक राज्य एक अलग क्षेत्र है? पिछले 10 सालों में दोस्तों कितने नए राज्यों का निर्माण हुआ है? 2014 में कौन सा राज्य बना? तो यहाँ पर दोस्तों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कौन कौन से नए राज्य बने उनके बारे में मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पर तेलंगाना, यहाँ पर उत्तराखंड, यह ऐसे राज्य है जो पिछले 10 या 20 साल में निर्मित हुए हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि पिछले 10 साल में कौन कौन से राज्य का निर्माण हुआ, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बताना। ओके। और चित्र 2 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यह चित्र को आप ध्यान से देखिए। किसका चित्र है? तो यहाँ 1, 2 और 3 चित्र है।
बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र की पांडुलिपि में लिखी गई है, यानी कि यह तालपत्र की पांडुलिपि में एक ऐसा चित्र बनाया गया है, उड़ीसा में यह चित्र प्राप्त है। तो यह बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियों का चित्र है, इमेज में आप देख सकते हैं। आगे शासक और धार्मिक परंपराओं की बात करें, और यहाँ दोस्तों शासक और धार्मिक परंपरा में जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में डिटेल में जो बात दी गई है वो मैं आपके सामने रखने का प्रयास करता हूँ। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। क्या दोस्तों? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। एक बार फिर से पढ़ लो कि अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है उड़ीसा का पुरी, और उड़ीसा के पुरी में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची है। तो दो क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है, बताइए जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जगन्नाथ शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दुनिया का मालिक। सही आंसर है ऑप्शन ए। यहां पर मैंने आपको बताया जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है दुनिया का मालिक, तो सही आंसर ऑप्शन ए। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है। क्या दोस्तों? आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा यानी कि लकड़ी की प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। आंसर बताइए, जगन्नाथ किसका पर्यायवाची है? जगन्नाथ किसका पर्यायवाची है? विष्णु का पर्यायवाची है जगन्नाथ। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। दोस्तों मोस्ट आईएमपी बात मैं आपको बता रहा हूं, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं, तो याद रखो कि 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1223 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। क्या क्या बात आपने याद रखी? पहली बात तो यह ओडिशा में जो जगन्नाथ मंदिर है वो किस वंश के शासक ने बनाया? गंग वंश के शासक ने। गंग वंश के शासक का नाम क्या था? राजा अनंत वर्मन। और दोस्तों 1230 में क्या हुआ? तो 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। आंसर बताइए, पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किसने किया था? भगवान जगन्नाथ का मंदिर बनवाने का निश्चय किसने किया था? तो निश्चय किया था राजा अनंत वर्मन ने। सही आंसर ऑप्शन डी। एक और क्वेश्चन, निम्न में से किसने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया? तो ऐसा किसने किया था? राजा अनंग भीम तृतीय ने किया था। सही आंसर ऑप्शन सी। और ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। क्या दोस्तों? यह जो जगन्नाथ का मंदिर है, यह मंदिर आखिरकार तीर्थ स्थल में बदल गया और तीर्थ यात्रा का केंद्र बन गया। और तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होने के बाद सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे कि मुगलों ने जीता, मराठों ने जीता, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी उड़ीसा को जीता, तो सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। एक बार फिर से यहां से पढ़ लो कि ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी कि तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जिसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया,
वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। आगे दोस्तों, राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। खास तौर पर यह राजपूत शब्द का तात्पर्य है राजस्थान राज्य से। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। कौन? 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है तो अंग्रेज लोग इसे क्या कहते थे? राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। एक बार फिर से पढ़ लो कि राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है उन्हें यह ब्रिटिश लोग राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश था जहां केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से सत्य है। आंसर बताइए, उस राज्य का नाम क्या है जहां प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे? उस राज्य का नाम बताइए जहां प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे। तो सही आंसर है राजस्थान। क्या? राजस्थान। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी ऐसे अनेक समूह है जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह भी माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। एक बार फिर से पढ़ लो कि ऐसे अनेक समूह थे और वर्तमान में भी ऐसे अनेक समूह हैं जो उत्तरी तथा मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं, तथापि अक्सर यह माना जाता है कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। आंसर बताइए, निम्न में से किस वंश के लोगों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है? किस वंश के लोगों ने या किस वंश के शासकों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है? तो राजपूत वंश के लोगों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। सही आंसर है ऑप्शन बी। आपका ध्यान दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ओके, ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज। दोस्तों, पृथ्वीराज के बारे में हमने अध्याय 2 में पढ़ा। तो पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं यहां से कि ये सांस्कृतिक परंपराएं वहां के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज अध्याय 2 में हमने पढ़ा। पृथ्वीराज ऐसा ही एक शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। और दोस्तों, चित्र 3 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दिया गया है। यह चित्र किसका है? जगन्नाथ मंदिर है जो ओडिशा के पुरी शहर में स्थित है। यह जगन्नाथ मंदिर इमेज में आप देख सकते हैं। और पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ बोले तो भगवान श्री कृष्ण, भगवान जगन्नाथ को यह मंदिर समर्पित है। और यहाँ दोस्तों, यह टेक्स्ट बुक में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैंने और सोर्स से यह महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है कि पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ यानी कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। और दोस्तों, यह मंदिर में कौन विराजमान है? भगवान जगन्नाथ। और यह मंदिर कब स्थापित हुआ? 12वीं शताब्दी में स्थापित हुआ, मैंने आपको बताया। और किस शैली में यह मंदिर बना हुआ है? कलिंग वास्तु शैली में बना हुआ है यह मंदिर। और निर्माता कौन? तो मैंने आपको क्वेश्चन में बताया कि कलिंग राजा अनंत वर्मन ने यह जगन्नाथ मंदिर बनवाया। एक बार फिर से पढ़ लो कि यह मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान है, 12वीं शताब्दी में निर्मित हुआ, कलिंग वास्तु शैली में बना हुआ यह मंदिर और निर्माता है कलिंग राजा अनंत वर्मन।
और चित्र 4 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में यह चित्र 4 दिया गया है, जो बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का यह चित्र है। और दोस्तों राजस्थान के राजपूताना के एक महान शासक थे, तो बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का यह चित्र दिया गया है। और राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण या भाटों द्वारा गाई जाती है। एक काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। दोस्तों हमारे गुजरात में भी वर्तमान में रंगमंच पर एक चारण या भाट या कविराज आकर कुछ शूरवीरों की गाथा गाता है। उनमें से एक छोटी सी प्रस्तुति में आपके सामने पेश करता हूं, इजाजत है? ओके। जननी जणजे भक्त सुर का दाता, नहीं तो रेजे वांझणी मत गुमाविश नूर। शू? जननी जणजे भक्त सुर का दाता, नहीं तो रेजे वांझणी मत गुमाविश नूर। तो राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। एक काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। आंसर बताइए। राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से किसके द्वारा गाई जाती है? तो दोस्तों जो राजपूत शूरवीरों की कहानियां काव्यों एवं गीतों में सुरक्षित है, यह किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती थी? चारण या भाटों द्वारा गाई जाती थी। सही आंसर ऑप्शन सी। और साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या दोस्तों? साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे और इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों में और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। आंसर बताइए। राजपूत शूरवीरों की कहानियों में कौन से भाव का चित्रण होता था? तो राजपूत शूरवीरों की कहानियों में स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम और शौर्य यह सभी भाव का चित्रण होता था। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है। क्या? ये स्त्रियां झगड़ों के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। एक बार फिर से पढ़ लो कि क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? जी हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। सती प्रथा किसको कहते हैं? मान लीजिए किसी युद्ध में कोई पुरुष का निधन हो गया, ऐसे पुरुष का शव लेकर, अपने गोद में शव लेकर यह स्त्रियां जिंदा जल जाती थी या जिंदा जलाई जाती थी, उसे कहा जाता है सती प्रथा। तो कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे, उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा को क्या कहते हैं? मृतक पति को अपने गोद में लेकर यह स्त्रियां जिंदा जल जाती थी, उन्हें क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रथा को कहते हैं सती प्रथा। सही आंसर ऑप्शन बी। और दोस्तों लास्ट में मानचित्र 1 को देखें। यह अध्याय में हमारा पहला पार्ट है और लास्ट में यह मानचित्र दिया गया है, वह क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर है लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी कि 5 क्षेत्रों का वर्णन यह अध्याय में किया गया है। यहाँ पर केरल भी है, यानी कि 6 क्षेत्रों का वर्णन यह अध्याय में है। तो दोस्तों यह अध्याय आपके लिए मोस्ट आईएमपी है। आज हमने
कुछ राजस्थान के बारे में पढ़ा, उड़ीसा के बारे में पढ़ा और केरल के बारे में पढ़ा। कल आगे हम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के बारे में पढ़ने वाले हैं और जो हमारे परंपरागत शास्त्रीय नृत्य है 8 जैसे हमारे प्राचीन नृत्यों के बारे में, यानी कि ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली, ऐसे महत्वपूर्ण नृत्य के बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो ऐसी बात यह अध्याय में है, कल बात करेंगे। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।